नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया था। 3 चैप्टर हमारे थे। पहला चैप्टर हमने देखा था उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था 18वीं शताब्दी में जो नवीन स्वायत्त राज्यों की स्थापना की गई थी, उनको हमने 2 भागों में कवर किया था। तथा आज हम चौथा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो यह हमारा चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसको आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने मैंने अभी तक 3 चैप्टर अपलोड किए हुए हैं उनको आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। आज हम जो है इसका अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसके अलावा हम बायोलॉजी का भी क्रैश कोर्स चला रहे हैं। बायोलॉजी के क्रैश कोर्स के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के टॉपिक बन सकते हैं उनका हम डेली बेसिस पे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो उस सीरीज़ का भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उसको भी आप सिंपली जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर है इससे जुड़े हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो किस क्रम में ये यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आती हैं, कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। तो इनका क्रम आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के क्रम में आए थे पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद आपके डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और सबसे लास्ट में आपकी फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियां आई। तो ये क्रम आपको रटा होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए। कई बार एग्जाम में यह क्रम सजाने को दे देता है, तो यह क्रम मैंने आपको लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दोस्तों, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको परीक्षा वर्ल्ड चैनल के परीक्षा वर्ल्ड का जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इन सही क्रम यहाँ पे देख लिया है कि किस क्रम में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में आती हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। तो 1 बाय 1 करके हम इन व्यापारिक कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं, उनको ही हम सिर्फ डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पुर्तगाली के बारे में, यानी कि पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत में आए थे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता होगा सबसे पहला जो पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा, यह 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारत में कहाँ पर? तो कालीकट आया था सबसे पहले। तथा कालीकट में इसका जो स्वागत है, कालीकट का जो शासक था जमोरिन ने खूब शान और शौकत से किया था। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा, 1498 में पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरित होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा, जहां के शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा इस प्रकार से जो वास्को डी गामा था उसने यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज भी कर दी। तो इसी कारण से जो वास्को डी गामा था यह खोजकर्ता भी माना जाता है यूरोप से भारत पहुंचने वाले मार्ग का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। इसके बाद अगली घटनाक्रम होती है भारत में। इसके बाद जो पुर्तगाली होते हैं अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं 1503 में। कहाँ पर? कोचीन में। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्रियाँ, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो जो पुर्तगाली होते हैं, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री की स्थापना की। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनता है जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम जो पुर्तगाली वायसराय बनता है इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक जो है पुर्तगाली वायसराय रहता है भारत में। तथा इसके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट पहल की शुरुआत की गई थी। इस पहल का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि समुद्र पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए इसके द्वारा लाई गई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। किसके द्वारा? तो जो पहला वायसराय था आपका पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। तो जितने भी मैंने हाईलाइट यहाँ पे कलर में किया हुआ है फैक्ट, उनको तो आपको कम से कम याद ही रखना है, क्योंकि यही सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका कार्यकाल था आपका
1505 से 1509 के मध्य तथा इसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद भारत का अगला वायसराय बनता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1509 में भारत का अगला वायसराय कौन बनता है? तो इसके बाद 1509 में भारत में पुर्तगाली अगला वायसराय बनता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क तथा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो आपका फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क था, इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता तथा यह सेकंड वायसराय बनता है भारत में पुर्तगालियों का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका जो फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क था, यहाँ पे अल्फांसो डी जो अल्बुकर्क था, इसके द्वारा 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया जाता है, जो बाद में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों का राजधानी बनता है गोवा। तो इसे आप याद रखिएगा। जो अल्बुकर्क था उसके द्वारा 1510 में गोवा को किससे छीन लिया जाता है? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया जाता है तथा बाद में जो गोवा होता है यह व्यापारिक पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी आगे चलकर बन जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट आप याद रखिएगा। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जो भारत के गोवा, दमन और दीव थे, ये 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। भारत के गोवा, दमन और दीव जो थे ये 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। यानी कि ये जो पुर्तगाली थे ये भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। यानी कि 1961 में ये भारत को छोड़कर गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो पुर्तगाली थे ये भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में भारत से गए। तो आप इसे याद रखिएगा। 1961 में इनके अधिकार में गोवा और पुर्तगाल रहा था। आप इसे गोवा और दमन और दीव जो था यह 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में था। इसके बाद भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है पुर्तगालियों के आगमन से हुई थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत थी यह पुर्तगालियों के आगमन से ही हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। तो पुर्तगालियों का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो कंपनी आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इनकी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है 1605 में। आपको इसे भी आप याद रखना है। जो आपके डच थे इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी पहली यानी कि अपनी जो पहली फैक्ट्री थी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। इसके अलावा जो डच थे इन्होंने पुलिकट में पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के का प्रचलन करवाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद 1759 में इनकी कहानी समाप्त हो जाती है बेदरा के युद्ध से। बेदरा के युद्ध में जो अंग्रेज थे इन्होंने डचों को पूरी तरह से पराजित कर दिया तथा इस युद्ध में पराजित होने के बाद जो डचों की शक्ति थी वो भारत में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। यानी कि 1759 तक जो डच थे वो भारत छोड़कर चले जाते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा बेदरा के युद्ध में डचों को किसने पराजित किया? तो अंग्रेजों ने पराजित किया। तो युद्ध इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? डेनिश कंपनी के बारे में। इन सभी कंपनियों का कार्यकाल बहुत छोटा छोटा था। तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1616 में होती है। सेरमपुर और ट्रैंकोबार इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र था डेनिशों का। इसके अलावा 1845 में इन्होंने अपनी कंपनियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी। यानी कि जो डेनिश थे इन्होंने 1845 में अपनी सारी कंपनियां ब्रिटिश कंपनियों को बेचकर ये चले गए। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी 1664 में की गई थी। उस समय शासनकाल था लुई 14वें का। यानी कि फ्रांस में उस समय लुई 14वें का शासनकाल था जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 में। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो इस पर फ्रांसीसी सरकार का एकदम कड़ा नियंत्रण था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस पर फ्रांसीसी सरकार का एकदम कड़ा नियंत्रण था। इसके बाद इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की फ्रैंको केरो के द्वारा। यानी कि फ्रैंको केरो के द्वारा जो है प्रथम जो कोठी थी फ्रांसीसियों की वह सूरत में 1688 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसके बाद 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है। 1674 में जो फ्रांसिस मार्टिन था इसके द्वारा
किसकी स्थापना की गई? तो पांडिचेरी की स्थापना की गई, जो वर्तमान में भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी स्थापना की गई थी उस समय किसके द्वारा? तो फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा 1674 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यहाँ पे इनकी जो व्यापारिक कोठी थी उसको जो है फोर्ट लुई नाम दिया गया था, यानी कि फ्रांसीसियों की जो पांडिचेरी में व्यापारिक कोठी थी उसको फोर्ट लुई नाम दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो यहाँ पे हमने फ्रांसीसियों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, जितने भी फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए उनको आपको कम से कम याद तो रखना ही पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की बात है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे दिया था। यानी कि जब 31 दिसंबर 1600 को जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए जो है 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे दिया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1599 में की गई थी, स्थापित की गई थी। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा 1608 में, आप याद रखिएगा 1608 में जो उस समय जेम्स प्रथम था, आप ध्यान दीजिएगा उस समय जो राजा था उस समय इंग्लैंड का जेम्स प्रथम, उसका दूत बनकर जो कैप्टन हॉकिंस था वह सूरत आता है। तथा सूरत आने के बाद यह जहांगीर से मिलने उसके आगरा वाले दरबार में जाता है। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर जो कैप्टन हॉकिंस आता है, सर्वप्रथम तो सूरत आता है, फिर यह सूरत से प्लान बनाता है जहांगीर से मिलने का। तो यह जहांगीर से मिलने बाद में उसके दरबार आगरा में जाता। तो उसके दरबार आगरा में जाता है, ये आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कैप्टन हॉकिंस था, जेम्स प्रथम का दूत जहांगीर से मिलने कहाँ गया था? तो जहांगीर से मिलने उसके दरबार आगरा में गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा जो आपका कैप्टन हॉकिंस था यह 1608 ईस्वी में कहाँ आया था? तो भारत आया था। सर्वप्रथम कहाँ पर? तो सूरत पहुंचा था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा आपका जो कैप्टन हॉकिंस था यह किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था कैप्टन हॉकिंस। तथा यह जो हेक्टर नामक जहाज था यह भारत आने वाला पहला जहाज था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो हेक्टर नामक जहाज था यह भारत आने वाला पहला जहाज था। तथा इसके जो जहाजी बेड़ा था, इसके जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन नामक भी जहाज था। यानी कि कैप्टन हॉकिंस का जो जहाजी बेड़ा था, इसके जहाजी बेड़े में एक रेड ड्रैगन नामक भी जहाज था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी थी, अपनी जो पहली फैक्ट्री थी 1611 ईस्वी में स्थापित की मसूलीपट्टनम में। आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो अंग्रेज व्यापारी थे इन्होंने दक्षिण भारत में 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका कैप्टन हॉकिंस था वह मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आता है व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए। तो इसी क्रम में जो आपका जहांगीर था उसने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर दिया। तथा फरमान जारी करने का उद्देश्य क्या था? तो इस फरमान के माध्यम से जो आपका जहांगीर था उसने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अंग्रेजों को इजाज़त दे दी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को फरमान जारी कर सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाज़त दे दी थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला घटनाक्रम क्या है? इसके बाद एक और दूत आता है जेम्स प्रथम का, जिसका नाम था टॉमस रो। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर टॉमस रो 1615 ईस्वी में फिर भारत पहुंचता है। तथा यह मुगल सम्राट जहांगीर के सामने उपस्थित होता है। यानी कि टॉमस रो भी जाकर जहांगीर के शासनकाल, मतलब जहांगीर के दरबार में उससे मिलता है तथा व्यापार करने की अनुमति मांगता है। तो इसे आप याद रखिएगा, भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति टॉमस रो भी मांगता है जहांगीर से। तो आप इसे याद रखिएगा। टॉमस रो 1615 में आया था जहांगीर के दरबार में, और कैप्टन हॉकिंस जो था यह 1608 में आता है किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। तथा दोनों ही टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस दोनों ही जेम्स प्रथम के दूत थे। तथा दोनों ही जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति मांगने गए थे जहांगीर के दरबार में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगली घटनाक्रम इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया तथा इसके अनुसार, मतलब इस सुनहरे फरमान के अनुसार अंग्रेजों को 500 पैगोडा वार्षिक भुगतान के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि जो गोलकुंडा का सुल्तान था, इसने सुनहरे फरमान के माध्यम से 500 पैगोडा वार्षिक भुगतान के बदले अंग्रेजों को जो है जितने भी बंदरगाह थे गोलकुंडा राज्य के, उन पर जो है व्यापार का अधिकार दे देता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 1661 में एक और घटना घटती है। पुर्तगाल की जो राजकुमारी होती हैं कैथरीन ब्रगेंजा, आप याद रखिएगा, उस समय पुर्तगाल की जो राजकुमारी होती हैं कैथरीन ब्रगेंजा, इनकी जो शादी होती है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो जाती है तथा चार्ल्स द्वितीय से शादी होने के बाद जो पुर्तगाली थे उन्होंने बम्बई को दान स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को जो है बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो आपका ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय होता है, उसने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। तो इसे आप याद रखिएगा, जो चार्ल्स द्वितीय होता है वह बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता था। फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला फैक्ट आप याद रखिएगा, बम्बई शहर का जो वास्तविक संस्थापक है गेराल्ड ओंगियार था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। बम्बई शहर का जो वास्तविक संस्थापक था वह कौन था? तो गेराल्ड ओंगियार था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपना पूर्वी भारत में पहला कारखाना उड़ीसा में 1633 में स्थापित किया। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना पूर्वोत्तर भारत में यानी कि पूर्वी भारत में अपना जो पहला कारखाना था वह उड़ीसा में स्थापित किया 1633 ईस्वी में। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला घटनाक्रम है, जो जॉब चार्नाक था इसने सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता की नींव रखी। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो जॉब चार्नाक जो था उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसी के द्वारा जो है सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर को मिलाकर जो है कलकत्ता की नींव रखी गई थी तथा इसी कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण भी करवाया गया था। तो इसे आप याद रखिए, कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम, किसका? तो फोर्ट विलियम नामक किले का भी निर्माण करवाया गया था इसी कलकत्ता में। इसके बाद उस समय जो मुगल सम्राट बनता है अगला फर्रुखसियर, यह उत्तरवर्ती मुगल शासक था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, यह उत्तरवर्ती मुगल शासक था आपका फर्रुखसियर। यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी उत्तरवर्ती मुगल शासक थे उनमें एक था फर्रुखसियर। इसी के द्वारा एक फरमान जारी किया था तथा इस फरमान के माध्यम से बंगाल में 3000 रुपये की वार्षिक कर अदा करने के बदले अंग्रेजों को सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्कों से मुक्त कर देता है यह फर्रुखसियर। इसे आप याद देखिएगा, 1717 में कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर ने एक फरमान द्वारा बंगाल में 3000 रुपये की वार्षिक कर अदा करने के बदले जो सभी व्यापारिक शुल्क थे उनसे मुक्त कर देता है। यानी कि अब जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह 3000 रुपये वार्षिक अदा करने के बाद बंगाल में फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकती थी। ऐसा फरमान जारी किया गया था जो उत्तरवर्ती मुगल शासक था फर्रुखसियर के द्वारा। तो यह यहाँ पे हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, उनको हमने उनके आगमन से जुड़े हुए जो फैक्ट थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसको हम अगला लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कर्नाटक वार के बारे में। कर्नाटक जो युद्ध हुए थे, 3 इंपॉर्टेंट जो कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कल के लिए हम छोड़ देते हैं कर्नाटक युद्ध को, तो कल हम कर्नाटक का युद्ध पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।